हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं पैट 2025 प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जिनका आधार पैट 2025 का सिलेबस है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया करिए, और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं कि आपका 50 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर है। इसी प्रकार अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं, जिससे हम आपके लिए बेटर से बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करा सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा या फिर कालीबंगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में डिवाइडेड था या फिर विभाजित था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, धोलावीरा। धोलावीरा आपका जितने भी अदर नगर थे उसमें से अलग क्वालिटी थी। जितने अदर नगर थे आपके हड़प्पा काल के वो 2 भागों में डिवाइडेड थे, जबकि धोलावीरा आपका 3 भागों में डिवाइडेड था। बात करते हैं धोलावीरा की। तो धोलावीरा आधुनिक समय में कहाँ पर है? तो आधुनिक समय में आपका ये गुजरात राज्य में स्थित है। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं लोथल की। लोथल इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके गुजरात राज्य में आपका स्थित है। लोथल आपका हड़प्पा सभ्यता का एक डॉकयार्ड था। क्या था आपका? एक डॉकयार्ड था, अर्थात आपका एक पत्तन था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। किस नदी के किनारे था ये? तो ये आपका भोगवा नदी के आपके किनारे पर है। दूसरा आपका ऑप्शन है कालीबंगा। कालीबंगा आधुनिक समय में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके राजस्थान के पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ पर आपका स्थित है कालीबंगा, जबकि आपका मोहनजोदड़ो स्थित है आपके आधुनिक पाकिस्तान में। तो क्वेश्चन में पूछा गया था आपका 3 भागों में डिवाइडेड कौन सा नगर है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, धोलावीरा। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? फरवरी 1922, मार्च 1926, मई 1929, सितंबर 1925। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। तो असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। अगर एग्जैक्ट डेट आपसे पूछी जाती है तो वो है आपकी 5 फरवरी 1922। बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1 अगस्त 1920 में इसकी शुरुआत आपकी हुई थी। लेकिन आपकी असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण क्या था? तो आपके एक गोरखपुर में एक जगह है चोरा चोरी। चोरा चोरी केस के कारण आपका इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा। यहाँ पर आपके चोरा चोरी केस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर 22 पुलिस अधिकारियों को जिंदा जला दिया गया था, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। इससे आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी है आपकी भुवनेश्वर। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पहले भी कई बार ये पूछी जा चुकी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर इटली। तो देखिए हमारा जो भारतीय संविधान लिखा गया है अदर अदर देशों से प्रेरणा लेकर लिखा गया है। उसी में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संघवाद निम्नलिखित में से किस देश से लिया है?
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, कनाडा देश से लिया गया है आपके संघवाद का सिद्धांत भारतीय संविधान में। जबकि आपके यूएसए से क्या क्या लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है आपके मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, जिसे हम समवर्ती सूची आपकी होती है जिसमें आपके राज्य और केंद्र दोनों ही आपके कानून बना सकते हैं, उसका प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन में पूछा गया था संघवाद की नीति कहाँ से ली गई है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कनाडा। सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अंतर्गत भारत में कौन से रैंक है, 109, 99, 105 या 110। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, भारत की 2025 में जो रैंक आई है वो 99 है। जबकि 2024 में भारत की रैंक कौन सी थी, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपकी 2024 में आपकी रैंक थी 109, जबकि आपकी 2025 में रैंक है आपकी 99, अर्थात भारत की प्रोग्रेस हुई है। सतत विकास रिपोर्ट के बारे में समझ लीजिए। ये रिपोर्ट आपकी कब से कब प्रकाश की गई है, क्यों की जाती है, क्योंकि सतत विकास का जो लक्ष्य रखे गए हैं वो 2015 में आपके लक्ष्य डिसाइडेड किए गए थे। कितने, 17 टारगेट्स डिसाइडेड किए गए थे जिन्हें हमें प्राप्त करना है। इसके अंतर्गत आपके सब टाइटल थे, आपके सब टारगेट से वो है 169 जिन्हें हमें प्राप्त करना है कब तक, 2030 तक। तो इसके अंतर्गत पूछा गया था कि आपके भारत की रैंक 2025 में कौन सी है, तो भारत की रैंक है आपकी 99। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक कहाँ से संविधान से प्रभावित है, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए भारतीय संविधान के बारे में कहा गया है कि कानून बनाने की प्रक्रिया कहाँ से काफ़ी हद तक मिलती है, कौन से संविधान से मिलती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, संयुक्त राज्य अमेरिका से काफ़ी हद तक आपके कानून की प्रक्रिया मिलती है। क्योंकि जब भी हमारा कानून बनता है तो मान के चलिए कि आपकी जो संसद है वो सर्वोच्च है, आपकी संसद में आपके कानून बनते हैं। संसद के 3 भाग होते हैं आपके, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये तीनों से मिलकर ही आपका, जब आपका कोई बिल आता है तो आपका तीनों से जब पारित होकर जाता है, जब राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर कर देता है, तो जब से वो आपका कानून बन जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया कहाँ से मिलती जुलती है, तो ये पूरी प्रक्रिया मिलती जुलती है संयुक्त राज्य अमेरिका से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की, सीवी रमन, जेसी बॉस, विक्रम साराभाई या होमी जहांगीर भाभा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक उद्योगपति भी थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, विक्रम साराभाई भाभा। किस अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप में सम्मानित किया जाता है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, बाल दिवस या फिर गांधी जयंती। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, बच्चों को आपके राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार किस वार्षिक रूप में दिए जाते हैं, किसकी पूर्व संध्या पर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। गणतंत्र दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो प्रत्येक 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। उस संध्या पर आपके बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा उन बच्चों को आपके पुरस्कार दिए जाते हैं। बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की कब सेलिब्रेट करते हैं, तो प्रत्येक 15 अगस्त को आप स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। वहीं आपका बाल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 14 नवंबर को बाल दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। गांधी जयंती सभी को पता है 2 अक्टूबर।
तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता अमर सोनार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कथन सही वाला कथन आपको डिसाइड करना है। ध्यान रखिएगा, आपकी कविता है अमर सोनार बांग्ला, जिनके राइटर हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। यह टैगोर की पहली कविता थी। इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। इस कविता के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह कविता शांति निकेतन के एक स्कूल की प्रार्थना थी। तो देखिए यहाँ पर क्या सही स्टेटमेंट होगा। सही स्टेटमेंट होगा आपका नंबर 2, इस कविता को बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया है। इसका मतलब है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनके द्वारा लिखी गई 2 कविताएं आपके 2 देशों के अलग अलग के लिए क्या है, आपके राष्ट्रगान गाई जाती हैं। अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, जबकि आपका इन्हीं के द्वारा लिखा गया जनगण मन अधि आपका जनगण मन अधि आपका क्या है, भारत का राष्ट्रगीत राष्ट्रगान है। इसे भी आपको याद रखना है, जो कि लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। जो तीसरा ऑप्शन है, यह कविता के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में गीतांजलि के लिए प्राप्त हुआ था। इसका आपका एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना है। ब्रेन रूट, पोलराइजेशन, मैनिफेस्ट या फिर ब्रेड। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रेन रूट को आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा आपका पहला शब्द चुना गया है 2024 के लिए। हर बार आपकी जो अलग अलग डिक्शनरी होती हैं वर्ड ऑफ द ईयर चुनती हैं, जिनमें से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ब्रेन रूट को चुना है। जितने अदर ऑप्शन से वो भी देख लीजिए। पॉलराइजेशन आपका किस डिक्शनरी के द्वारा चुना गया है, तो ये चुना गया है आपका मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा। तो मैरियम आपकी वेबस्टर डिक्शनरी है, जिसके द्वारा इसे चुना गया है। दूसरी डिक्शनरी आपकी मैनिफेस्ट डिक्शनरी के किसके द्वारा चुना गया है, तो कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा इस वाले शब्द को चुना गया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और ब्रेड चुना गया है आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा। सभी आपके पॉइंट इम्पोर्टेंट है, सभी शब्द इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग आपके ये क्वेश्चंस आते हैं। बात करते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा चुना गया ब्रेन रूट। जो दूसरा आपको इम्पोर्टेंट है जो लर्न करना है वो ब्रेड करना है, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा चुना गया है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, रिकेट्स नामक रोग होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसे हम सूखा रोग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये आपका मॉर्निंग जो सनलाइट होती है रेड कलर की, उससे भी आपका प्राप्त होता है। और किससे प्राप्त होगा, जो आपका फिश ऑयल होता है उससे भी आपको प्राप्त होता है विटामिन डी। जितने भी आपके बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको फिश ऑयल की मालिश की जाती है और उनको सनलाइट भी हमें रखना चाहिए या फिर सनलाइट में उन्हें घुमाना चाहिए। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है आपका ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी रोग जिसे हम कहते हैं, वो होता है आपका विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये वेरी वेरी रोग होता है। कौन सा रोग होगा विटामिन बी की कमी से, वेरी वेरी रोग होता है। जबकि विटामिन ए की कमी से आपका जो कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन है या जनन क्षमता में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है, ध्यान रखिएगा विटामिन ए की कमी से।
तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, पूछा गया था कौन से विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विटामिन डी। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तबला, बांसुरी, सितार या फिर शहनाई। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं आपके, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ये तबला वादक है। वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा है? सूरदास, रविदास, कालिदास या फिर तुलसीदास। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन से कवि या संत हैं जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, तुलसीदास जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तुलसीदास जी ने ये पुस्तक कब लिखी है, तो ये पुस्तक तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है आपकी 16वीं शताब्दी में। कौन सी भाषा में पुस्तक लिखी गई है, तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अदर ऑप्शन देख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है आपके सूरसागर सूरदास जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये लिखी गई है आपकी ब्रज भाषा में। इसी प्रकार आपके कालिदास इम्पोर्टेंट राइटर हैं। यहाँ पे कालिदास जी के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम जैसी पुस्तकें आपकी लिखी गई हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? 1757, 1773, 1765, 1792। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस वर्ष आपकी कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है कोलकाता में। किस एक्ट के थ्रू की गई है, तो वो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है आपका? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा आपकी की गई है आपके सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में। इस न्यायालय का जो विस्तार था वो कहाँ कहाँ विस्तार था इसका, तो वो था आपका बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी का प्रवाह नहीं होता? कानपुर, वाराणसी, मथुरा या फिर प्रयागराज। तो देखिए डायरेक्टली आपसे पूछा गया कि गंगा नदी किस जिले से आपकी नहीं बहती है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मथुरा जिले से। क्योंकि जो मथुरा जिला आपका स्थित है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो आपका यमुना नदी के किनारे पर आपका स्थित है मथुरा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानक उपाधि दी गई है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि लोकमान्य तिलक की मानक उपाधि किसे प्रदान की गई है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को आपकी लोकमान्य की उपाधि प्राप्त दी गई है। जबकि अदर ऑप्शन भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार पहले भी पूछे गए हैं। लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं, तो पंजाब केसरी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। जबकि दादा भाई नौरोजी को आप वृद्ध पुरुष के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम आपका ग्रेट ओल्ड मैन भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद आपके देश रत्न के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस या फिर पीट। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है किस प्रकार का कोयला सबसे उच्चतम गुणवत्ता का होता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, एंथ्रेसाइट आपका कोयला सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला माना जाता है।
अब ये उच्च क्वालिटी का कोयला क्यों माना जाता है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कोयला जिसके अंतर्गत आपकी कार्बन की परसेंटेज, यानी यहाँ पर क्या है, कार्बन की परसेंटेज जितनी अधिक होगी वो कोयला उतना ही बेस्ट होगा। अब एंथ्रेसाइट में कोयले में कितनी कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो लगभग आपकी 80 से लेकर 85% तक आपके कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जबकि सबसे बेकार कोयला कौन सा माना जाता है, तो सबसे बेकार माना जाता है आपका पीट कोयला, जिसके अंतर्गत 40% कार्बन की उपस्थिति होती है। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा कोयला उच्चतम है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एंथ्रेसाइट। इनमें से कौन सा भारतीय में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से नहीं है? भंडार सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, अनुकूलन मंडी या फिर मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। तो देखिए डायरेक्टली आपसे यही पूछा जा रहा है कि कृषि विपणन जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है उनमें इनमें से कौन सा दोष नहीं है, किसकी कमी नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 अनुकूलन मंडी आपकी हेल्प करती है मार्केटिंग में, ना कि उसकी कमी को उजागर करती है। जबकि स्टोरेज की कमी है, ट्रांसपोर्ट की कमी है और मार्केट इंटेलिजेंस की भी कमी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम में वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया? 2006, 2008, 2007, 2009। तो देखिए शिक्षा का जो अधिकार है आपका किस अधिनियम के द्वारा किस वर्ष भारत की संसद में अधिनियमित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 2009 में अधिनियमित किया गया था। अब बात कर लेते हैं शिक्षा के अधिकार की। तो भारत में शिक्षा का अधिकार 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन देना क्या है आपका कंपलसरी है, ये इनका मूल अधिकार है। जिसके अंतर्गत आपके आर्टिकल नंबर कौन सा दे रखा है, तो आर्टिकल नंबर दे रखा है 21A, जिसके तहत क्या गया है, कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन देना अनिवार्य है, ये उनका मौलिक अधिकार है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है कौन से सम्मिलित नहीं है। 5 जून पर्यावरण दिवस, 25 जनवरी मतदाता दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 जून योगा दिवस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 22 जून योग दिवस, क्योंकि ये 22 जून को सेलिब्रेट ना करके कब किया जाता है आपका 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। जबकि अदर ऑप्शन आपके 5 जून 22 जनवरी 25 जनवरी 22 अप्रैल क्या हैं आपके बिल्कुल सही हैं। इस प्रकार ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री, 222 डिग्री, 244 डिग्री या फिर 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए आपका यहाँ पे बोला गया है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है। डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सही आंसर होगा 222 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जबकि सेल्सियस में कितना होता है, तो सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 100 डिग्री। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्यौहार मनाया जाता है? कर्नाटक, केरल, गोवा या फिर तमिलनाडु। तो देखिए ओणम जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 केरल राज्य में ओणम नामक त्यौहार मनाया जाता है। वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोप की राजधानी के पास स्थित है? लंदन, पेरिस या फिर रोम और ब्रुसेल्स। यहाँ पर आप पेरिस कर लीजिएगा। तो जो आपका वर्साय का महल है निम्नलिखित में से किस राजधानी के पास स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 पेरिस के पास है आपका वर्साय का महल। और पेरिस किस यूरोप की राजधानी है, किस यूरोपियन कंट्री की राजधानी है? तो वो है आपकी फ्रांस की राजधानी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? 7, 10, 12 या फिर 14। तो देखिए आपका
जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 के अंतर्गत आपके भारत की कौन सी रैंक है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, भारत की 10th रैंक है आपके 2025 के अंतर्गत। जबकि 2024 में कौन सी रैंक पर रहा है? तो 2024 में भारत की रैंक थी इसके अंतर्गत 7th। इसका मतलब है कि आपकी रैंक क्या हुई है? भारत की रैंक इसमें डाउन हुई है। बात करते हैं प्रथम स्थान किसको प्राप्त है? तो आपके जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और आपका तृतीय स्थान किसी भी कंट्री को प्रोवाइड नहीं कराया गया है। जबकि आपके 4th स्थान पर कौन है? तो 4th स्थान पर है आपका डेनमार्क। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, डायरेक्टली आंसर आपको नहीं लगाना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 10वीं रैंक है भारत की। अच्छा, इम्पोर्टेंट नोटिस आप सुन लीजिए, क्योंकि आपका मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूँ, फिर से आपको बता दे रहा हूँ। जितने भी आपके 2025 में इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस हैं आपके, प्लस आपकी जितने भी रिपोर्ट्स हैं, उनसे संबंधित आज शाम को आपका एक वीडियो अवेलेबल होगा, जिसके अंतर्गत आपके कंप्लीट लास्ट 7 मंथ्स के इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स को कवर किया गया है। उसके नोटिफिकेशन जिससे कि आपको प्राप्त हो सके, उसके लिए आप चैनल पर नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको ईजिली प्राप्त हो सके। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह, चिंटू पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर मंगल पांडे? तो देखिए, यहाँ पर आपसे बोला गया कि शेर ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चित्तू पांडे को आपके शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। अब ये शेर ए बलिया के नाम से क्यों जाना जाता है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका। तो यहाँ पे इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने 1942 में बलिया में स्थायी सरकार का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था बलिया में? अस्थायी सरकार का निर्माण कर लिया था बलिया में, इसके लिए इन्हें जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, युद्ध में वीरता के लिए या फिर आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए? तो देखिए, यहाँ पर आपके अर्जुन पुरस्कार की बात की जा रही है, किस लिए दिए जाते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं। अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ, कानपुर, आगरा या फिर इलाहाबाद? तो देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? बुलंद दरवाजे की। किस जिले में स्थित है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, लेकिन बनवाया किसके द्वारा गया है? तो बनवाया गया है आपके अकबर के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, आगरा जिले में ये आपका स्थित है। आगरा से भी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका 43 किलोमीटर दूर आपका फतेहपुर सीकरी में आपका ये स्थित है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं आगरा की। तो आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा आपकी स्थापना की गई है आगरा की। किस नदी के किनारे की गई है? तो ये यमुना नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है? पेकिंग यूनिवर्सिटी, हांगकांग यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? तो देखिए, ध्यान रखिएगा, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है? तो वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, पेकिंग यूनिवर्सिटी को। पेकिंग यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके चाइना में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। इसके जो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये कौन से एडिशन है? तो एडिशन नंबर है आपका
17वां एडिशन आपका रिपोर्ट का है। इसके अंतर्गत कितने संस्थानों को इन्वॉल्व किया गया था, तो आपके 986 इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ को इसके अंतर्गत इन्वॉल्व किया गया है। भारत की कितनी यूनिवर्सिटी को रैंकिंग प्रदान की गई है इसके अंतर्गत, तो भारत की 162 यूनिवर्सिटी को रैंकिंग प्रदान की गई है इसके अंतर्गत। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पेकिंग यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कि एक चाइना की यूनिवर्सिटी है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। तो महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? करो या मरो का नारा दिया गया था। किस आंदोलन के दौरान दिया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। करो या मरो के नारा के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ था। जबकि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये आपका 1920 में स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। और खिलाफत आंदोलन भी 1920 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, भारत छोड़ो आंदोलन। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या फिर असम। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये असम राज्य में आपका स्थित है। अब बात करते हैं ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका स्थित है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, यहाँ से पहले भी कोई बार क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बाल मृत्यु दर में स्तर, यहाँ पे देखिए स्टार नहीं है, क्या है आपका स्तर है। बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट 2024 के अंतर्गत विश्व में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 51, 52, 59 या फिर 60%। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कितने प्रतिशत की कमी आई है किसके अंतर्गत? बाल मृत्यु दर के अंतर्गत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 52% की कमी आई है बाल मृत्यु दर में आपके वर्ल्ड में। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? घटी हुई CRR और SLR, ब्याज दर की विनियमन, नई पीढ़ी बैंक या वर्धित SLR। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 3, नई पीढ़ी की बैंक। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में या द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, तमिलनाडु। बात करते हैं द्विसदन के बारे में। तो भारत के 6 राज्यों में आपके द्विसदन आपकी क्या है? विधानमंडल है, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर है, दूसरा कर्नाटक है, 3 आपका क्या है? बिहार है, महाराष्ट्र है आपका, तेलंगाना है और आपका आंध्र प्रदेश है। इनको आपको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। जबकि पहले आपके जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन जब से ये यूटी बना है तो आपके इसमें से ये हट चुकी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या लुई पास्चर। तो देखिए एंटीबायोटिक आपके पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा आपकी एंटीबायोटिक की खोज की गई थी। कब की गई है?
तो 1928 ईस्वी में इसकी खोज की गई है। जबकि आर्किमिडीज कौन है, तो आर्किमिडीज आपके एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया है, कौन से संबंधित है, तो जितना आपका एरिया होगा किसी भी वस्तु का वो उतना ही प्रेशर या फिर उतने ही वाटर को उठाएगा जितने के उसमें आपका घन मीटर आपका वेट है। जबकि ग्राहम बेल ने आपके फ़ोन का निर्माण किया था, फ़ोन से संबंधित है आपके ग्राहम बेल। लुई पाश्चर आपके दूध में किण्वन क्रिया से आपके संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारत की खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर भारत की खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में समझ लीजिए, ये आपके भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जब आपका देश आज़ाद हुआ था। जबकि एक अदर बुक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कई बार क्वेश्चन में पूछी गई है, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है, डिवाइडेड इंडिया। इस पुस्तक को भी आप याद कर लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन में पूछा गया था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत आगरा में स्थित नहीं है? ताजमहल, अकबर टॉम, बुलंद दरवाजा या फिर बड़ा इमामबाड़ा। तो देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आगरा में इनमें से कौन सी आपकी इमारत स्थित नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। जबकि ताजमहल आपकी यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, आगरा में ही। किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये आपके शाहजहाँ के द्वारा आपका बनवाया गया, इसे भी आपको याद रखना है। अकबर टॉम किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था, इस चीज़ को आप याद रखना है। ये आपके आगरा का एक नगर है सिकंदरा। कहाँ पर स्थित है ये, कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, सिकंदरा में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा भी अकबर के द्वारा बनवाया गया है और ये स्थित कहाँ पर है, तो ये आपकी एक तहसील है आपकी आगरा की ही, फतेहपुर सीकरी में ये आपका स्थित है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, कई बार आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आगरा में कौन सी इमारत स्थित नहीं है, तो वो होगा सही आंसर बड़ा इमामबाड़ा। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर इटली। तो देखिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 2 आपकी यूनिवर्सिटी हैं, कहाँ पर स्थित हैं? इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? आजमगढ़, चित्रकूट, कन्नौज या फिर फर्रुखाबाद। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि महादेवी वर्मा जी का जन्म किस शहर में हुआ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ है। फर्रुखाबाद कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य का एक ज़िला है जिसमें इनका जन्म हुआ है। डेट भी याद कर लीजिएगा, 27 मार्च 1909 में इनका जन्म हुआ है। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार आपकी पूछी भी जाती हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी पुस्तक है, एक मेरा परिवार, दूसरी पुस्तक है यामा, कई बार पूछी गई है, और तीसरी पुस्तक है इनके द्वारा लिखी गई दीपशिखा। इनको आपको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन में पूछी गई हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ है। शिक्षा अनुसंधान, देखिए यहाँ पर क्या है आपका रक्षा अनुसंधान, अर्थात जिसे आप इसरो कहते हैं, सॉरी DRDO।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का नाम पूछा गया है, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा किया गया है आपका निर्माण। और ये सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, अग्नि 5 के बारे में ये स्टेटमेंट दिया गया है। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है, गुरु त्योहार के रूप में मनाई जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गुरु नानक देव की जयंती आपके गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। ये आपके सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, आपके ये भी याद रखिएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पहुँचे थे? जोहान्सबर्ग, केपटाउन, डरबन या फिर पोर्ट एलिजाबेथ? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके जो महात्मा गांधी जी थे वो भाप से चलने वाले कौन से जहाज से सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस नगर में पहुँचे थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, डरबन शहर में आपके ये पहुँचे थे। अब डरबन शहर में क्यों गए थे, इम्पोर्टेंट है, आपका ध्यान रखिएगा। कब गए थे? तो ये गए थे आपके 1883 ईस्वी में, जहाँ पर एक केस के मामले में गए थे। आपके अब्दुल्ला का केस लड़ना था इन्हें। किन का केस लड़ना था? अब्दुल्ला का केस लड़ना था। उस केस के चर्चे में आपके 1883 ईस्वी में गए थे। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3, डरबन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? हाथी, शेर, गैंडा या फिर बाघ? तो देखिए यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है कि किस जानवर के लिए आपका प्रसिद्ध है या किस जानवर के लिए विख्यात है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गैंडा। अब बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की या राष्ट्रीय उद्यान की। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके असम राज्य में आपका स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से महात्मा गांधी का संबंध नहीं है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर बारदौली सत्याग्रह? तो पहले इसका आंसर देख लीजिए, किस आंदोलन से महात्मा गांधी का संबंध नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह किसका आंदोलन या किन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अवमूल्यन का अर्थ है घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू कर देना, चल पूंजी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम कर देना, घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अवमूल्यन की बात की जा रही है, डिमोनेटाइजेशन की बात की जा रही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम कर देना। जबकि घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना का मतलब होता है अधिमूल्यन। एक शब्द क्या है आपका, अधिमूल्यन है, और दूसरा शब्द अवमूल्यन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। किस अनुसूची में भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है? आपका 7, 8, 9 या फिर 6? तो देखिए यहाँ पर क्या है कि किस अनुसूची के अंतर्गत आपके भारतीय मान भाषाओं का उल्लेख किया गया है?
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इनका विवरण दिया गया है। अब कितनी भाषाओं का विवरण दिया गया, तो स्टार्टिंग में आपके 14 भाषाओं को इसमें विवरण किया गया था, लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो इसमें इंक्रीज होकर कितनी भाषाएं हो चुकी हैं, 22 भाषाएं हो चुकी हैं आपके वर्तमान में। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये आपकी स्टार्टिंग में थी, प्रारंभ में। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र की शरीर को बाहर ले जाती है, यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर या फिर रेनल पेल्विन। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, मूत्राशय से मूत्र को शरीर से कौन सी नली लेके जाती है, बाहरी नली लेके जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, यूरेथ्रा। घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है, राजस्थान, गुजरात, असम या फिर पंजाब। तो देख लिए घूमर किसका आपका राज्य का पारंपरिक आपका क्या है, सामाजिक लोक नृत्य आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राजस्थान। जबकि अदर ऑप्शन देख लीजिए, गुजरात में आपका जो लोक नृत्य होता है वो आपका गरबा है, जो कि नवरात्रि के अंतर्गत आपका किया जाता है। असम में आपका बिहू मिलेगा आपको, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। पंजाब में आपको गिद्दा और आपका भांगड़ा, इनको आपको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, घूमर आपका भारतीय राज्य राजस्थान में प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल हैं, आपके 10, 12, 25 या फिर 18। तो भारत में कुल जैव संरक्षित मंडल्स की संख्या कितनी है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 18 जैव मंडल की संख्या है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई, गणेश शंकर विद्यार्थी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोविंद वल्लभ पंत या फिर मदन मोहन मालवीय। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कब की गई थी, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा आपकी 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। माले किस देश की राजधानी है, अल्जीरिया, मालदीव, मॉरिशस या फिर केन्या। तो देखिए आपके माले किस द्वीप की राजधानी है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, मालदीव की राजधानी है आपकी माले। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हिंद महासागर में आपका स्थित है आपका मालदीव। इस प्रकार से आज के हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप सुन लीजिए, क्योंकि आपके जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं प्लस आपकी जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स आई हैं 2025 के अंतर्गत, उन सभी को मिलाकर आपका एक वीडियो आने वाला है, जो कि आज इवनिंग में अपलोड होगा। उसके नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अपने फ्रेंड्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। जो बच्चे आपके NTPC +2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो अपना व्यू भी हमें शेयर कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, जिससे कि हम क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अप करना है या फिर डाउन करना है। क्योंकि ऑलरेडी चैनल पर आपके 26 आपके प्रैक्टिस सेट पेपर अवेलेबल है, जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं NTPC +2 लेवल की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।